हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आदर्श सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल STB@साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज अपना एक बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जिससे पहले हम अपने टॉपिक के लिए चालू करें, उससे पहले मैं रोज़ की तरह आपसे बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है STB@साइंस क्लासेस, आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए मेंडल का प्रथम नियम समझाएंगे। कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर हिंदी में भी, कमेंट में आया था। तो आज हम हिंदी में उसके लिए अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है, जब भी आप यूट्यूब पे पढ़ा करें तो एक कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठा करें। अगर कोई बात इम्पोर्टेंट लगा करे तो उसके लिए अपनी कॉपी में ज़रूर नोट किया करें। ठीक है दोस्तों, हम चालू करते हैं और आपसे एक बार फिर कहते हैं कि हमारा चैनल जो आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कृपा करें। दोस्तों, आज हम आपके सामने मेंडल का प्रथम नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकर के आए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सबके लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये कक्षा 9 से और हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, BSc सभी में किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिलता है। देखिए दोस्तों, NCERT का पेज ये आपके सामने ओपन हो चुका है और आपके लिए हेडिंग दिख रही होगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है दोस्तों। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। यानी कि मेंडल ने इस लॉ को समझाने के लिए केवल एक संकर संकरण किया था। यानी कि ये जो क्रॉस किया था, इसमें केवल एक ही लक्षण पर आधारित था। तो NCERT इसके बारे में क्या बताती है? करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। यानी कि अगली पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं, उनके लिए फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कारकों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए हिंदी की बुक में कारक लिखा गया है। अगली पीढ़ी में लक्षण जो होते हैं, कारक कंट्रोल करते हैं। दूसरा बताया था कि फैक्टर्स अकर इन प्लांट पेयर्स। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं। तीसरी बात इन्होंने बताई थी, इन ए डिसिमिलियर पेयर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जब पेयर्स होते हैं फैक्टर्स के, तो वन मेंबर ऑफ देयर पेयर डोमिनेट, तो उनमें एक डोमिनेट होता है और दूसरा रेसेसिव होता है। यानी कि एक प्रभावी होता है, दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। जैसे मान लो ये एक पेयर है दोस्तों, इसमें जो कैपिटल है वो, कैपिटल टी है वो प्रभावी है और स्मॉल टी है वो अप्रभावी है। तो आगे ये बता रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर्स। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का हम केवल प्रयोग, यानी कि एक ही लक्षण को एक्सप्लेन करने में करते हैं। ठीक है, इन F1 पीढ़ी, F1 में और F2 में। ठीक है, इसमें जो F2 पीढ़ी में जो लक्षणों का अनुपात प्राप्त होता है वो 3.1 होता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। आइए अब हम हिंदी वाले बच्चों के लिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, आपकी स्क्रीन पर टॉपिक दिख रहा होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रभावता का नियम। क्या बोलते हैं?
प्रभावता का नियम बोलते हैं। प्रभावता का नियम। तो इन्होंने क्या किया था, प्रभावता के नियम में दो कॉन्ट्रास्ट लक्षण वाले पौधे लिए थे। यानी कि एक पौधा कैसा लिया था, एक पौधा लिया था प्रभावी, अभी दोस्तों एक पौधा इन्होंने लिया था प्रभावी लक्षणों वाला, यानी कि शुद्ध लंबा लिया था, दूसरा बौना पौधा लिया था। फिर इन दोनों के बीच में क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो इन्होंने देखा था कि F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो केवल प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। तो इन्होंने बताया था कि F1 पीढ़ी में केवल जो लक्षण दिखता है उसके लिए हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, पढ़ते हैं। एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। दोस्तों एक ही लक्षण लिया था, जैसे मान लो कि पौधे की लंबाई ली हो, ठीक है, तो विरोधी लक्षण वाले कौन से होंगे, एक कैसा होगा, लंबा पौधा होगा जिसे हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे, और दूसरा पौधा कैसा होगा, बौना पौधा होगा जिसके लिए हम स्मॉल टी से दर्शाएंगे। विरोधी गुणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। ये किसने बताया था, मेंडल ने। अब इनके जो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, और इसके जो युग्मक होंगे वो स्मॉल टी और स्मॉल टी। लेकिन जब संकरण की क्रिया होगी तो F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे उत्पन्न होंगे उनका जीनोटाइप बिल्कुल सेम होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। यानी कि ये सभी पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे होंगे। तो दोस्तों देखिए ये F1 पीढ़ी है, और F1 पीढ़ी में जो सभी लक्षण, सभी जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। ठीक है, इनका जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप लक्षण जो होता है केवल एक जनक की तरह होता है, दूसरे जनक की तरह कोई भी पौधा उत्पन्न नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि जो लक्षण प्रकट होता है वही प्रभावी होता है। अब देखिए F1 पीढ़ी में केवल लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि लंबेपन का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है। इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है जो दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता है उसे हम प्रभावी गुण या कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसमें क्या है, लंबापन प्रकट हुआ था, बौनेपन के लिए इसने प्रकट नहीं होने दिया था। तो लंबापन कैसा कारक होगा, प्रभावी कारक होगा। जबकि भय गुण जो प्रकट नहीं होता है उसे हम अप्रभावी गुण या कारक कहते हैं। अब इसमें कौन सा कारक प्रकट नहीं हुआ था, बौनापन। तो बौनेपन का जीन होगा वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल वो ये जो हमने यहां समझाया है। मेंडल ने पुष्टि हेतु जब मटर के समयुग्मजी पौधे, यानी कि ये कैसे हैं, समयुग्मजी हैं पौधे, समयुग्मजी लंबे पौधे तथा समयुग्मजी बौने पौधे के मध्य संकरण कराया तो संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी विषम युग्मजी पौधे थे। देखिए दोस्तों ये कैसे पौधा है, ये विषम युग्मजी पौधा है क्योंकि इसमें एक जीन लंबेपन का है, दूसरा जीन बौनेपन का है। ये नियम क्या करता है, प्रभावता के नियम की पुष्टि करता है। F1 पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ जिसे प्रभावी गुण या लक्षण कहा गया, जबकि जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ अर्थात बौनेपन के लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा गया। तो दोस्तों प्रभावता के नियम में सिर्फ इतना ही है, और जो लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट हुआ उसे प्रभावी बताया गया, जो प्रकट नहीं हुआ उसे अप्रभावी किया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये नियम क्या है,
ये एक संकर संकरण पर आधारित नियम है। देखिए, ठीक है। एक संकर संकरण क्या होता है? जब संकरण की क्रिया केवल एक ही लक्षण के आधार पर कराई जाती है, तो इस प्रकार के संकरण के लिए हम एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों एक संकर संकरण पर आधारित हैं। तो मैं आशा करता हूं ये नियम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के लिए एक बार फिर से देखें, तो आशा करता हूं कि ये आपके लिए पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल पर डेली कुछ ना कुछ लेकर के आते रहते हैं, कोई ना कोई टॉपिक जो बच्चे हमें मैसेज करके बताते हैं, तो हम उस टॉपिक के लिए ज़रूर लेके आते हैं, आगे भी लाते रहेंगे। यदि आपके लिए कोई टॉपिक अच्छा लगता हो और जिसकी आप ज़रूर समझते हो कि इसके ऊपर वीडियो आना चाहिए, तो आप मैसेज में, व्हाट्सएप पे या कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, हमें जब टाइम मिलेगा तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारा जो चैनल है HDB@साइंस क्लासेस, इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, हम आप लोगों के साथ हैं। वादा करते हैं कि इसी क्रम में हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। दोस्तों, मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आपने हमारे वीडियो के लिए इतने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।